आजकल कौन सा वीज़ा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में? तो इस वक्त जो करंटली ट्रेंडिंग वीजास की अगर मैं बात करूं तो तीन कंट्रीज हैं और तीन बिग शॉर्ट कंट्रीज। आई स्टार्ट विद द यूएस, ऑब्वियसली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, हर बंदा जाना चाहता है और उसका मशहूर ज़माना प्रोग्राम है EB2 NIW। साथ में अभी बहुत रिसेंटली हमने जो है स्टार्ट किया पाकिस्तान सबसे पहले, वो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इनोवेशन वीज़ा। तो यूनिवर्सिटी हम दाखिल हुए तो जाहिर बात है माशाल्लाह वहाँ तो आपको पता है आवाम बड़े बड़े जो है वो डालों में बैठ के आना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, उनका तो लाइफ स्टाइल ही अलग। बड़ी यूनिवर्सिटी में ये भी अक्सर होता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आपको जजमेंट्स हो रही होती हैं। तो किसी की फलाना की मिल है, किसी का कोई फैक्ट्री है, किसी का कोई प्लांट है, सिलिकॉन वैली। एग्जैक्टली। तो मैं तो देख के हैरान कि यार ये तो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड, जिसे कहते हैं ना आम फहम है बाप का पैसा उड़ाना, वो तो कोई उनसे सीखे भाई। ठीक है, आई लव कराची, आई लिव हियर, बट दुबई में जो एक सुकून मिलता है ना, वो आपको साथ साथ दुबई इज़ वेरी फास्ट काम के लिहाज से। बैठते हैं, कोट पहनते हैं, चले जाते हैं। आपने तो खाली बैठना और कुछ भी नहीं करना। नायक फिल्म थी, एक दिन मेरी कुर्सी पे बैठ के देखो तो तुम्हें पता चलेगा। अगर आप उठते बैठते कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो जिंदगी में एक दफा ये हो गया, अगर आप ये करते चले जाएंगे तो आपके साथ चीजें वैसे होती चली जाएंगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको सेल्स नहीं करना आता, आपको मार्केटिंग का नहीं पता, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। इतना पैसा मैं सेव कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए? बुरे वक्त के लिए। ऐसा ही है, फॉर द रेनी डेज, बुरे वक्त के लिए। उन्होंने बोला कि वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इतनी बार निकलता है बुरे वक्त के लिए, कि वो पैसा आपके बुरे वक्त के अंदर ही इस्तेमाल होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली कासिम और वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपने बिल्कुल सही गैस किया, इमिग्रेशन के हवाले से है। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान के यंगेस्ट इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। इनके साथ मैंने काफ़ी सारी पॉडकास्ट जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड की हैं, बट इनसे जितनी नॉलेज, मैं कहता हूँ कि इनसे, इनके फादर से जितनी नॉलेज ली जाए उतनी कम है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, अबू बकर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से सहमत किया हमारे पॉडकास्ट में आने की। हम बार बार आपको बुलाते हैं और आप हमारे एक कॉल पर आप जो है हमारे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने एक बार फिर जो है वो मधु किया अपने पॉडकास्ट में। आपका प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी सारे लोगों की रहनुमाई का एक ज़रिया है। थैंक यू। और आप हमेशा इनवाइट करते हैं जब भी पाकिस्तान चक्कर लगता है। तो इट्स एन ऑनर टू बी हेयर वंस अगेन एंड इट फील्स नाइस कि हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनकी मदद हो सकती है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हम उनको दे सकते हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं, अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं। तो उनसे जिन जिन लोगों को फ़ायदा हो जाए तो हमें उससे जो है वो खुशी मिलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का मकसद ही होता है। और बाय द वे आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा मेरे साइड से, अबू बकर तो माशाल्लाह आपने देखा है हमेशा ऑलवेज अ हीरो, बट मैं थोड़ा सा आज कैजुअल हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैजुअल वे में लेके चलना चाहता हूँ। क्योंकि ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव तो होगी इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन साथ साथ ही अबू बकर के साथ हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे सवालात जो कि हमने तैयार करके रखे हैं, और अबू बकर की पर्सनल लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा उनसे सुनना चाहेंगे कि वो शेयर करें। भाई काम की बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा कुछ पर्सनल डिस्कशन भी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो यार काम की बात जो कि मुझे पता है जिसकी वजह से लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे बताएं आजकल कौन सा वीज़ा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में? राइट। देखिए अली भाई, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि सुपीरियर कंसल्टिंग में इट हैज़ बीन मोर देन 2 डेकेड्स नाउ। और लोगों को पता है कि हमारा जो मेनली डीलिंग है वो प्रोफेशनल्स के साथ है। और ज़्यादातर हम पढ़े लिखे लोगों के साथ डील करते हैं। उसमें आपके पास जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी होते हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो हाई इम्पैक्ट मोस्टली हम एक जेंडरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो करंटली ट्रेंडिंग वीज़ाज़ की अगर मैं बात करूँ तो तीन कंट्रीज़ हैं और तीन बिग शॉर्ट कंट्रीज़ हैं, और तीनों के बड़े प्रोग्राम्स इस वक्त फेमस हो रहे हैं, बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आई स्टार्ट विद द यूएस, ऑब्वियसली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, हर बंदा जाना चाहता है और उसका मशहूर ज़माना प्रोग्राम है, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और वो है यूएस का EB2 NIW। अच्छा। वो रोज़ाना की बुनियाद पर फाइल होता है हमारे पास। उसके अंदर ज़्यादातर लोग क्वालिफाई करते हैं जिनके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री हो 4 ईयर्स, और साथ में 5 साल का प्रोग्रेसिव उनका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफाई करते हैं, या फिर किसी के पास अगर मास्टर्स डिग्री हो तो वो अप्लाई करता है और डायरेक्ट ग्रीन कार्ड के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। उसमें हमें यूएस का नेशनल इंटरेस्ट बताना होता है कि जी
उनके लोगों के आने से यूएस को क्या फ़ायदा है, तो उस पे ऊपर ग्रीन कार्ड मिलता है। हाउएवर थोड़ा सा अब चूँकि 2-3 साल गुजर गए हैं इस प्रोग्राम को, तो थोड़ा सा सैचुरेट हुआ है, तादाद बढ़ गई लोगों की अप्लाई करने की, क्यू में भी अब काफ़ी सारे लोग हैं, थोड़ा सा टाइमलाइंस उसके बढ़ गए हैं, बट स्टिल वेरी डिसेंट सक्सेस रेट के साथ। इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इंटरव्यू का टाइम आपको डेट मिलते मिलते साल भर लग जाता है पाकिस्तान में, साल से 1.5 साल लग जाता है आफ्टर द पिटिशन अप्रूवल, क्योंकि 2 फेज होते हैं। इट्स वर्थ इट ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इमिग्रेशन के, मोस्टली 4 साल 5 साल, हमने एक ज़माने में भी सुना है 10 साल तक वेट करना पड़ता है अमेरिका जाने के लिए, अमेरिकन ड्रीम बेसिकली, ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ इट। इसका जो सक्सेस रेट है वो भी अभी तक काफ़ी डिसेंट है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोग काफ़ी कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मार्केटिंग वाले, जो क्वालिफाइड लोग हैं, तो ज़्यादातर इसमें क्वालिफाई कर जाता है अंडर द एडवांस डिग्री कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक चल रहा है। साथ में अभी बहुत रिसेंटली हमने जो है स्टार्ट किया पाकिस्तान सबसे पहले, वो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इनोवेशन वीज़ा। ओके, ग्लोबल टैलेंट की बेसिकली पाथवे, और गवर्नमेंट जो है वो दुनिया भर से टैलेंटेड जो टॉप टैलेंट होता है उनको अट्रैक्ट करने की बेसिकली कोशिश कर रही है। इसमें पीएचडीज हो गए, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हो गए, जिनके पास करियर के अंदर अचीवमेंट्स हों, कोई अवार्ड्स हैं, कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई रिकग्निशन है, तो वो आर्टिकल्स पब्लिश होना, सोशल मीडिया फीचर्स होना, इस तरह के जो लोगों के पास जो चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, या जो लोग इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, या जिनका होता है बट उनको उसको यूटिलाइज करना नहीं आता। एग्जैक्टली, यूटिलाइज करना नहीं आता, और पोर्टफोलियो बनाना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। exactly. तो जाहिर बात है ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर ये टॉप टैलेंट वो लोग चाहते हैं। लुक्रेटिव इसलिए कि डायरेक्ट पीआर है, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली मोस्ट कोवेटेड डेस्टिनेशन है, लोग जाना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं कि यार हमें भी करवा दो, हमें भी करवा दो, लेकिन जब हमारे पास जब कोई भी आता है तो आपको पता है कि सुपीरियर कंसल्टिंग बगैर होमवर्क के किसी को नहीं अप्लाई करवाता, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एज अ कंसल्टेंट उनके चांसेस ऑफ सक्सेस को इन्हांस करने के लिए काम करना है। अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास चले गए हैं जो कहता है कि जी आपको डिग्री एक्सपीरियंस है और आप ग्लोबल टैलेंट अप्लाई कर दो, ठग से मैं कल ही फाइल लगा देता हूँ जस्ट टू ग्रैब द फी फ्रॉम योर पॉकेट जल्दी से, क्योंकि क्लाइंट को सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ गलत होती है। have the boundary of a client basically। ऐसा नहीं है कि मैं कल को सुपीरियर के दरवाजे पे दस्तक दूं और मैं बोलूं कि मुझे आप बस ये पैसे रखें, बस मुझे कहीं भी भेज दें। यू गाइस हैव अ प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जैसे देखिए ना, बचपन में आपने अगर एग्जाम में टॉप भी करना है तो होमवर्क तो करेंगे, तैयारी तो करेंगे, बगैर तैयारी के तो कुछ भी नहीं हो पाता। आजकल छोटी से छोटी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए भी, दुबई भी अगर आपको जाना है तो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, होटल बुकिंग दो, फ्लाइट बुकिंग दो। अब इतना मामला सख्त हो गया, तो बगैर पोर्टफोलियो के तो आप अप्लाई कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो ये जो हाई इंपैक्ट वीज़ाज हैं, इसके अंदर मैं कभी कभार देखता हूँ कंसल्टेंट्स, ऑब्वियसली हमारे यहाँ आपको पता है एक माफिया की तरह काम होता है, और वो बस पैसे पकड़ने के चक्कर में लोगों को कहते हैं बस आप इमीडिएटली अप्लाई कर दो। होगा क्या, लोग रिफ्यूज होंगे, लोगों को नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है लेकिन डिसफर नहीं कर सकते। अंग्रेजी भी कई जगहों पे बहुत सारे लोगों की वीक होती है, चाहे जितनी भी अच्छी डिग्री हो। थोड़ा सा सॉरी आपकी बात मैं यहाँ पे कट करूंगा, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कि समझते हैं इट्स वेरी इजी के चैट जीपीटी से बस हमने कॉपी करके एक बनाया। होते हैं काफी सारे लोग बोलते हैं नहीं यार वी डोंट नीड अ कंसल्टेंट। ठीक है, मेनी पीपल आर स्मार्ट इनफ कि वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। इज इट ओके कि वो चैट जीपीटी से आराम से अपना केस तैयार कर सकते हैं? द यूज ऑफ एआई ऑब्वियसली इज हियर, इतने अरसे के बाद चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, रेवोल्यूशन है, न्यू एरा है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। यूज़ ऑफ एआई इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। हम भी जब एज अ कंसर्न भी कोई केस अगर फाइल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज़ ऑफ एआई होता है, लेकिन वो देखना होता है कि उसके अंदर ह्यूमन पर्सनलाइजेशन कितनी हो रही है और इमिग्रेशन कानून की नॉलेज को किस तरीके से आपने उसके अंदर समोया है ड्यूरिंग द पिटिशन ऑब्वियसली। तो ये चीज़ एक तो है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एज एन एप्लीकेंट के यार कंसर्न के पास में क्यों जाऊँ, चैट जीपीटी से पूछूंगा मेरा तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ लोग उसमें से ठीक है कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, जितना डीप डाउन उसको डिग करेंगे चैट जीपीटी को उतना आपको वो बताएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंस आ जाता है, ऐसे ही जैसे कि आपको बुखार हो तो आप पैनाडोल लेके ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा बुखार होगा जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सेकंड ओपिनियन भी लेना पड़ेगा, उसकी खास दवा को जो उसने प्रेस्क्राइब की होगी लेना पड़ेगा। तो कंसल्टेंट ऐसे ही आपको काम आता है कि डूज वेबसाइट बता देगी, डूज आपको मोस्टली चैट जीपीटी बता देगा, डोंट्स भी आपको शायद वो बता दे, लेकिन वो नहीं होंगे जो कि एक प्रैक्टिशनर ने प्रैक्टिस किए हुए हों। एज अ कंसल्टेंट कंसल्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने 22 साल के करियर में सिर्फ अप्रूवल्स ही देखे। एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और वो रिफ्यूजल से भी होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स रिफ्यूज भी होते हैं, हम बहुत सारे हम अपील्स करके विन भी करते हैं, रिव्यूज भी हम विन करते हैं। तो अब जब 22 साल के बाद हम आपको एज अ एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कि भाई इसमें ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो वो चीज़ आपको फ्लॉलेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कई जगहों के ऊपर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। और मोस्टली देखें हमारी आवाम स्मार्ट भी है माशाल्लाह काफ़ी, जो बंदा प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल हेल्प की कीमत समझता भी है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो है अपने तौर पे करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब खुद करने गए ऑब्वियसली हाथ जल गया,
फिर हमारे पास आ रहे हैं जले हुए हाथ लेके। क्या रिफ्यूजल का इम्पैक्ट आके उनके फ्यूचर केसेस पे पड़ता है? किसी का रिफ्यूज हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ, एक बार 2 definitely. बार खुद ट्राई किया, रिफ्यूज हो गया, डेफिनेटली देखिए, देखना पड़ता है किस वीज़ा में अप्लाई किया था, टूरिस्ट ठीक वीज़ा है। था या इमिग्रेशन PR एप्लीकेशन थी। ठीक है। रिफ्यूज़ल की नौयत क्या है, क्या आप बैन तो नहीं हो गए, क्या आपके पे कोई खास दफ़ा तो नहीं लग गई कि जिसके ज़रिए आपने अगली बार जब अप्लाई करना है तो कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कवानीन को सही से अगर पढ़ के नहीं समझ सकते या वो जो लैंग्वेज में लिख के दे रहे हैं आप उसको नहीं सही से कर सकते डाइजेस्ट, तो आप अगली बारी भी वही गलती करेंगे बिल्कुल। और आपके दरवाजे बंद से बंद होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ है कि कंसल्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेट बैक टू द ऑस्ट्रेलिया नेशनल इनोवेशन वीज़ा कि ये ग्लोबल टैलेंट की पाथवे है। इसमें हम जब लोगों को लेते हैं तो जाहिर बात है हम कोर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस हैं। अब हम उनका जब केस लेते हैं तो हम उस पर काम करते हैं, पोर्टफोलियो पे हम उनको एडवाइस करते हैं। जाहिर बात है आप कंसल्टेंट के पास आई मशवरे के ले रहे हैं कि आपने प्रोफाइल बेहतर कैसे करनी है, तो आपने कोई चीज़ उसके ऊपर काम करना है, कोई पब्लिकेशंस करनी है, कोई आर्टिकल्स करने हैं, कोई चीज़ें करनी है जिससे केस स्ट्रांग हो, तो फिर हम फाइल करवाएंगे। अनलाइक मेनी अदर कंसर्न, इसीलिए हमारा सक्सेस रेट भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए पॉजिटिव रेटिंग आपके रेपुटेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक पाथवे है। दूसरा यूके का, लास्टली इसको हम करेंगे कि यूके में भी एक पाथवे जो हमने आज से जो है ना 6-8 महीने पहले स्टार्ट किया पाकिस्तान से पहले, यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। वो बड़ा अब ट्रेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट सारे कंसल्टेंट भी अब फॉलो करने लगे। एक तो ये है कि सुपीरियर को पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है, आपको पता है वो पूरा बिजनेस मॉडल कॉपी हो रहा होता है। हमने रिसेंटली एक वीडियो भी निकाली थी, तो ये भी हमने जो है वो हम प्रोग्राम लेके आए। इसके अंदर भी ज़ाहिर है टॉप टैलेंट, PhDs, मास्टर्स वाले जिनके पास चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे। बट इट्स अ गुड पाथवे। ऑब्वियसली यूके में रेजिडेंसी लेने के लिए 3 साल बाद आपको ILR मिल जाता है। तो यूके भी जाहिर बात है बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि एक अरसे से ब्रिटेन हमारा सेकंड होम भी रहा है काफ़ी सारे लोगों का। तो ये हम कुछ 3 वीज़ा ऐसे हैं जो कि करंटली ट्रेंड कर रहे हैं, और बाकी भी बहुत सारे जनरल इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। सही। अच्छा, ये तो हो गई अबू बकर काम की बात, इमिग्रेशन की बात। अब आएंगे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पर। अच्छा, सही है। यू लिव इन दुबई। यस। और आप यहाँ पर आपका आना जाना, वो कहते हैं ना एक सेलिब्रिटी का था, हेयर एंड देयर, आई लिव हेयर एंड देयर, आपका वो वाला सीन है बेसिकली। रोटेशन चलता रहता है। एग्जैक्टली। तो दुबई, आई हैव बीन टू दुबई मैनी टाइम्स, और वहाँ पे जाके जो एक सुकून मिलता है ना इंसान को, वो कराची का शो ठीक है, आई लव कराची, आई लिव हियर, बट दुबई में जो एक सुकून मिलता है ना, वो आपको साथ साथ दुबई इज़ वेरी फास्ट। एग्जैक्टली। काम के लिहाज से वेरी स्मार्ट एंड वेरी फास्ट। हाउ डू यू कंपेयर दुबई एंड कराची एज यू कैन से वर्क लाइफ स्टाइल? देखिए अली भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑब्वियसली। व्हेन इट कम्स टू दुबई, ऑब्वियसली अगर हम ऐसा देखते हैं ना, अक्सर लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से बड़ा कंपेयर करते हैं। और अब ये बात काफ़ी मशहूर भी हो गई कि यार कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो शाम 7 बजे के बाद तो मोस्टली इलाके सर्द पड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लाइटें ऑफ हो जाएंगी, नाइट लाइफ इतना नहीं मिलती आपको, उतना फास्ट नहीं है वहाँ पर। बट व्हेन इट कम्स टू मिडल ईस्ट, खास तौर पर दुबई के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कराची में भी मोस्टली कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। आपको वहाँ पर एक बहुत तगड़ा नाइट लाइफ भी मिलता है, आपको बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ भी मिलता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी स्मार्ट जोन टू लिव इन एक्चुअली, कि वो इतना कन्वीनियंट है। दुबई ने और UAE ने गवर्नमेंट ने उनकी सिस्टम को ऐसा चैनलाइज किया है कि एक दफ़ा अगर आप रहना शुरू कर दें, देखिए एक तो होता है आप आते हैं, विजिट करते हैं, चले आते हैं, शायद आपको चमक नजर आए बहुत ज़्यादा, और आपको मज़ा आने लगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, डेजर्ट सफारी जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो आप एंजॉयमेंट करके चलेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है, आप जब रहना शुरू करते हैं ना, तो उन्होंने इस तरीके से सिस्टम को चैनलाइज किया हुआ है कि एक दफ़ा आप रहना शुरू कर दें, उसके बाद आप कहीं और भी रहने जाएंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। क्योंकि इतना कन्वीनियंट सिस्टम है कि रात के 3 बजे भी अगर आप नून की एप्लीकेशन खोलें और आपने 2 चिप्स के पैकेट भी अगर ऑर्डर करने ना, 5 मिनट में डिलीवर करके जाएगा आपके डोर पे, लिटरली 5 मिनट के अंदर वो डिलीवर करके जाएगा। क्या बात है। जबकि आप यहाँ पर आ जाएंगे तो जाहिर बात है आपको जो फूड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना फास्ट सर्विस नहीं मिलता आपको, या इतना कन्वीनियंट रात के 3 बजे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, सर खुले नहीं है मेरे पास। ऐसे ही है। तो वहाँ तो हम कैशलेस चीज़ों के ऊपर चले गए हैं। एग्जैक्टली। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब तो मोस्टली लोग कैश रखेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। दुबई जाकर फील होता है कि आप 2025 में मौजूद हैं। पाकिस्तान में मतलब कि आई लव कराची, आई लव माई कंट्री, बट पाकिस्तान में ऐसा फील होता है जब आप थोड़ा सा यहाँ एरिया से निकल के थोड़ा सा किसी दूसरे एरिया ट्रैवल करते हो, आपको लगता है आप हिस्ट्री में जा रहे हो। ऐसे ही है। और जब तक आप जेब में कैश नहीं रखेंगे तो कई जगहों पर आपको मुश्किल हो जाएगी। हर जगह तो कार्ड यूज नहीं कर सकते ना, आप एप्पल पे से टक करके कर सकते हैं। और ATM से पैसे निकालते हुए आपको डर लगता है। तो पर्सनली भी थोड़ा सा स्मार्ट आपको एक एक्सपीरियंस ये होता है। दूसरा ये कि चूंकि हम जैसे बिजनेसमैन लोग हैं, तो व्हेन इट कम्स टू डूइंग द बिजनेस, आप भी माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, उसका मुझे पता है। हाँ, एंटरप्रेन्योर जो बंदा है उसको दुबई उसके लिए इट्स लाइक अ हेवन, जन्नत की तरह है।
लैंड कोई ऑफ कंपनी फॉर्म अपॉर्चुनिटी। करनी है, एक दिन के अंदर कंपनी फॉर्म हो जाती है। सही। जाहिर बात है वो फैसिलिटी आपको पाकिस्तान मिलना बहुत मुश्किल है कि आप जाएंगे तो 100 झंझटें हैं। प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो कितनी झंझटें आपको पता है। सोल प्रोप्राइटर भी बनाना है तब एक भी दिन में हो जाती है। एक दिन में आपकी कंपनी हो जाती है, दूसरे दिन आपका बैंक अकाउंट हो जाता है विद इन मिनट्स। बैंक अकाउंट ओपनिंग इज लाइक आपने अभी एक एप्लीकेशन डाली, फेस स्कैन किया, आईडी स्कैन की, ठग आपका बैंक अकाउंट खुल गया। यहाँ 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लग जाता है क्योंकि सच आपको बता रहा पर्चे हूँ भरने पड़ते हैं। मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने जाए 3-4 दिन तो मस्ट है। मस्ट है। अदरवाइज ये होता है कि 1 हफ्ते के बाद जाके आपके हाथ में आपके बैंक अकाउंट का नंबर आता है, फिर हाँ वो चेकबुक अगले हफ्ते आएगी जी, एटीएम कोरियर बाद के में थ्रू, आएगा, फिर एटीएम बाद में आएगा। ऐसे ही है। 1.5 हफ्ते का प्रोसेस होता है। ऐसे ही है। तो वहां पर ये काम जो है ना बहुत क्विकली आपका मिनट्स में अकाउंट खुल जाता है, आईबीएन आपको मिल जाता है, आप पैसे पकड़ना शुरू कर देते हैं लोगों से। मिसाल दे रहा हूँ। और उसके बाद 2 दिन में आपका एटीएम आपके हाथ में होता है। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई पेपर्स फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बड़ा मैनुअल बहुत सारे काम हो रहा था, सबकी रोजियां भी लगानी है आपको पता है। तो लेकिन ये इस तरीके सिस्टम ऐसा इंटीग्रेटेड है कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और अपॉर्चुनिटी एक डोर आपके ओपन होते हैं अपॉर्चुनिटी के। देखिए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आपको लेनी है, आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं, ठीक है ना, तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। दुबई के किसी भी अकाउंट में आप पेमेंट आराम से ले सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप लेने जाएंगे इंटरनेशनल पेमेंट तो 100 सवालों के 100 जवाब है। सर यहाँ पर ये होता है कि आपको ये फला प्लेटफॉर्म है, वहां से फला कैश में आएगा, फिर फला ये एप्लीकेशन में आएगा, रेमिटेंस फॉर्म आपने भरना है। एग्जैक्टली। तो फिर ये वो करना है। टैक्स कट कुटा के हाथ में जो आता है ना, तो बंदा बोलता है मुझे क्रिएटिव काम करना ही नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है दुबई के अंदर कि आपका इनकम टैक्स नहीं है। एम्प्लॉइज के लिए तो मतलब वारे नहीं आ रहे हैं कि आप 5,000 दिरहम की अगर सैलरी लें पूरी आप जेब में लेके जाएंगे। अब बिजनेसमैन लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा शुरू किया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है, वो बहुत मिनिमम इसका 1% है। और एक सर्टेन जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है कंपनी 3 लाख दिरहम से ऊपर का, तब जाकर वो शुरू होता है। वरना उससे पहले तो स्मॉल मीडियम जो है बिजनेसेस वो तो इजीली बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, और उसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और फिर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ना एग्जैक्टली। और बहुत आप जो है ना आसानी से काम कर सकते हैं। फिर ये होता है कि आप जैसे मेरे साथ होता है, मैं अरसे में बाद आता हूँ कराची जब भी, तो छोटी मोटी चीज़ों में ना आपको फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी होने शुरू हो जाती है। बिल्कुल यार ये काम वहां पर बड़ा से वहां निकलते स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन आप वहां पे हॉर्न नहीं सुनते। यहाँ जब तक आप 5 हॉर्न लगाएं तब तक काम नहीं होता। ऑल्दो कि आप ई चालान और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन स्टिल सिस्टम जो चल रहा है, जो तरतीब है, ट्रैफिक अभी भी सुधरा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 तलवार पे बहुत सारे लोग अब लाइन से पहले रुक रहे हैं, लेकिन स्टिल उससे पहले जो लाइनों में से वो इधर उधर से होकर आ रहे हैं, कोई इंडिकेटर दे रहा नहीं दे रहा आपको नहीं पता, कोई लेन चेंज कैसे कर रहा है आपको नहीं पता, कोई ओवरटेक कर रहा है, किसी के पास भाषण यहाँ पे बड़ी गाड़ी होगी तो वो आपको डिपर्स मारेगा। ऐसा ही। तो ये कल्चर वहां नहीं है। आप बहुत फ्रीली, हर बंदा इक्वली घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास डाला नहीं होगा तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और वहाँ पे ये नहीं है कि डाले के साथ पीछे आपके 4 गार्ड होंगे, वो उतर के लोगों को सेफ्टी ऑब्वियसली है। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें तो डिफरेंस तो है। और लैम्बोर्गिनी में, फरारी में लोग सुकून से आराम से अकेले घूम रहे आपके पास अगर लैम्बो है ना वहां पर, और एक बंदा सिंपल सी छोटी सी गाड़ी लेकर आ रहा है, दोनों बराबर हैं, कोई एक दूसरे को डिपर नहीं। राइट्स दोनों के बराबर हैं रोड पे, दोनों के बराबर हैं, दोनों लाइन में चलेंगे, पीछे से वो आपको हॉर्न नहीं मारेगा, हटो मेरी गाड़ी बड़ी है, मुझे पहले जाने दो। मैंने तो सुना है अब ये जो स्पोर्ट्स कार्स के वहाँ पे जो एक साउंड होता है स्पोर्ट्स कार का, तो वो बेसिकली दुबई अब बैन करने जा रहे हैं कि आप ये रोड के ऊपर आप नहीं कर सकते। वो था थोड़ा सा जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सब में जाहिर है दुबई में आप आप जितने भी अमीर हो जाए ना, आपको हमेशा फील होगा कि यार एक बंदा है जो आपसे भी ज्यादा अमीर है। क्योंकि मिलियनेयर्स की लाइन कदम पे आपको लगेगा, कदम पे आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि दुबई में थोड़ा सा मोटिवेशन आपको ज्यादा रहती है। यहाँ पर तो आपको लगता है यार मैं ही सब हूँ, मेरे आसपास लोग घूम रहे हैं, सब कुछ है। वहां आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और एक बंदा नॉर्मली शॉर्ट्स पहन के लैम्बो के अंदर जा रहा है, तो फिर आप कहते हैं करीम बुक कर रहे हैं, सामने से आपको लिमोजिन जाती हुई नजर आ रही है, एयरपोर्ट से ही, खाली एयरपोर्ट से ही। तो थोड़ा सा अगर उसको लोग अच्छे पॉजिटिव उसमें ले, तो एक वो है कि यार मेहनत करना, आपको मोटिवेशन मिलती है कि डू मोर ऑब्वियसली। हाँ, कि मैं अभी अगर मैं मिसाल के तौर पे टैक्सी बुक करा रहा हूँ तो कल को मेरे लिए यहाँ पे सामने आगे गाड़ी खड़ी हो सकती है। ऐसे ही है। तो वो चीजें हैं। और कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड इज व्हाट आई हैव फेल्ट के यहाँ से नहीं है, वहां से बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मतलब छोटी सी मिसाल है ना कि आपको अगर बाहर से पेमेंट लेनी है या भेजनी है, वी कांट डू दैट फ्रॉम हियर इजीली। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें। अपने बचपन से सुन रहे पेपाल का, नहीं पेपाल आ रहा है, हम सुनते हैं वो न्यूज आती है पेपाल अगले महीने आ रहा है, बस एक हफ्ते के बाद आ रहा है। मेरे ख्याल आई एम नॉट दैट फेमिलियर, अभी शायद आपका अमेज़न भी शायद इतना नहीं है यहाँ पर। वो एक वाइब स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर ये वीए और फलाना और डिमकाना कोर्स लोगों ने यहाँ पे, देख तो कोर्स इतने माशाल्लाह बहुत बिकते हैं। काम यहाँ पे इस चीज का कोर्स बिकता है कि मैं आपको सिखाऊंगा, मुझे आप $100 दें, मैं आपको सिखाऊंगा
कैसे आपको स्कैम से बचना है, कैसे स्कैम से बचना है, यही होता है तो ये mostly। चीज है, लोगों ने इतने कोर्स बेचे, इतने हाँ। कोर्स बेचे कि वो तो अब वो ये नहीं लोगों देख का रहे कि ध्यान भाई हो गया। अमेजोन पता नहीं पाकिस्तान में डिलीवर कर भी रहा है, कर एग्जैक्टली, रहा है तो कितने टाइम में करेगा। अब वहां पर Exactly. मैं अगर रात के 9 बजे अमेजोन पे एक ऑर्डर करूँ ना, सुबह 12 बजे मेरे गेट पे पड़ा हो, इट इज जबरदस्त, दैट क्विक यू नो। तो बिल्कुल, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बड़ी से बड़ा फर्नीचर आपने मंगवाना है या छोटे से छोटा मोबाइल फोन मंगवाना क्योंकि वो अवेलेबल होगा ना है, वहाँ पे अवेलेबल है Amazon। और बहुत क्विकली आपको हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसकी वजह से मतलब जो आपका सवाल भी था कि इम्पैक्ट आता है आपके ओवरऑल बिजनेस पे, बिजनेस और के ऊपर भी, personality पे। पर्सनल वेलबींग के ऊपर भी, आपके मेंटल पीस के ऊपर भी। मेंटल पीस पे आएगा तो आपके रिलेशंस पे भी आएगा, बिल्कुल, आपके डीलिंग्स पे भी आएगा, बिल्कुल। आपके ओवरऑल कंफर्ट ऑफ लाइफ पे भी आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल्दो कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वहीं पे रहते हैं, हमारा रोटेशन चलता रहता है, बट ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जो है ना आसान है। और दैट इज़ द रीज़न वाई रिसेंट पास्ट के अंदर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो एक ज़माने में भेजे थे, बहुत सारे लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन करके दुबई की रेजिडेंसी भी ली है कि यार हमें जो है ना टैक्स फ्री इनकम के लिए हम दुबई मूव हो रहे हैं। पासपोर्ट उन्होंने ले लिया, स्मार्ट मूव उन्होंने कर लिया, अब आके वो दुबई में रह रहे हैं। अब कल्चर मिडल ईस्ट का ये है कि आप और मैं है फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, आपके पास नहीं है, हम दोनों का स्किल सेट सेम ही है, सेम लेवल पे हम काम करते हैं, बट मुझे 10,000 दिरहम की नौकरी मिलेगी, आपको 5,000 की मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पासपोर्ट। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये भी स्मार्ट मूव करते हैं कि पासपोर्ट एक दफ़ा सिक्योर कर लिया, 3-4 साल रह के अब मिडल ईस्ट आ गए। और मिडल ईस्ट में दुबई से बेहतर तो और कुछ है नहीं कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको कल्चर भी मिल रहा है, आपको मुस्लिम इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सिक्योरिटी है, हाँ और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ऐसा होता है ना कुछ लोगों को, यार जाएंगे तो सिर्फ चमक है, सिर्फ ऐसा तो नहीं, सिर्फ नाचना गाना नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हर 2 मिनट के कदम पे मस्जिद भी मिल जाती है। बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको फील नहीं होता डिफरेंस। ऐसा लगता है कराची को अगर सही से काम किया होता और बहुत एलीट उस पर हम ले गए होते तो दुबई वैसा ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि दुबई में आपको हार्डली आपको किसी से इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, सारे तो पाकिस्तानी घूम रहे हैं, एक कड़क सारे तो चाय इंडियंस वहाँ घूम रहे पे हैं, पाकिस्तानी इंडियन हाँ। मिलके वो कड़क चाय वहाँ पे पीते हैं। प्लस वहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे डिफरेंसेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के वॉर के हिसाब से, व्हाटएवर जो भी चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पर जाके सारे डिफरेंसेस सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ आपके बराबर में इंडियन बैठे होंगे, वो हंसी मजाक कर रहे होंगे, साथ बैठ के जो है वो मैच वगैरह देख रहे होते हैं। प्लस आपको दूसरे का कल्चर का पता चलता है, कल्चर का पता चलता वहाँ पे है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, आप दूसरे उनका कल्चर, आप उनका जो है वो सीखते हो, वो आपका कल्चर सीखते हैं, ये बड़ा अच्छा एक्सचेंज होता है। देखिए इट्स ऑल अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट ना। देखिए अली भाई, दुबई के स्टेडियम में भी तो पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होता है, बिल्कुल। अब दुनिया को पता है इंडियंस भी एक्सट्रीमिस्ट, हम भी एक्सट्रीमिस्ट, जज्बात बहुत ज़्यादा पे पॉलिटिकल जो मामलात हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, ये जो मामला चल रहा होता है। तो अगर ये मैच कराची में हो जाए या इंडिया में कहीं हो जाए तो आपको पता है कुछ ना कुछ होना है, बिल्कुल कोई ना कोई इंसिडेंट होगा, फिर पाकिस्तान हार नहीं सकता अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो। लेकिन दुबई के अंदर आपको पता है कि जब ऐसा मैच हो रहा है तो पुलिस का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि एक गाड़ी खाली आ जाए ना और एक बंदा यूं का यूं नहीं हो सकता कि आप कोई भी बदतमीजी कर ही नहीं सकते, ना इंडियन पाकिस्तानी से कर सकते ना पाकिस्तानी इंडियन से कर सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि है। और सेकंड इसमें ये होता है कि वो दुबई की पुलिस हमने कभी ऐसे खड़ी देखी भी नहीं है, ऐसा उनका भरम इतना है ऐसे ही है कि उनका भरम, वो शुरता बेसिकली वहाँ पे बोलते हैं ना, शुरू से एक जो है ना हाँ, उनका भरम इतना होता है कि उनके भरम की वजह से कोई वहाँ पे जो है वो सड़क के ऊपर कोई कचरा नहीं फेंकता। यही भरम जो है वो काश यहाँ पर एक चीज़ डेवलप हो जाए। अब देखिए ना थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, ई चालान हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बीच में आपने जिक्र किया रिलेशनशिप का, अब थोड़े से पर्सनल सवाल के बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आई नो यू पर्सनली कि 10 से 15 दिन के अंदर यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और आप माशाल्लाह से जो है वो फाइनली भाई हमारे भाई शादी करने जा रहे हैं। आपका मुझे पता है अबू बकर कि you were in a relationship for a long time and you maintained a long distance relationship for a very long time. very long, not very long, अगर कोई और सुनेगा तो शायद उनको ना लगे, but obviously it was quite a journey. Exactly. How did you manage it? और मतलब कि I know जिस तरीके से आपकी ट्रैवलिंग होती है, not even from Dubai to Karachi, you go to abroad as well, और साथ साथ आपके काम के साथ साथ आपकी जर्नी के साथ साथ, हाउ डिड यू मैनेज योर पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर अपकमिंग वाइफ बेसिकली भाभी, सो हाउ डिड यू मैनेज इट? बड़ा मुश्किल होता है अली भाई, बिकॉज ऑब्वियसली वी बिलोंग फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पर एक तो ना इन चीज़ों की खुल के बात होती है, ना बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, ना घरों में बात होती है, ना स्कूलों में बात होती है, ना यूनिवर्सिटीज़ में बात होती है, तो आपको कोई भी रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर तो कुछ भी नहीं सिखाता।
बिल्कुल, जो भी आप बिल्कुल, सीख रहे हैं वो इंस्टाग्राम से सीख रहे हैं बिल्कुल ऐसा या ही है। अपने पर्सनल अप्रोच जैसा आप एक शेप कर रहे हैं एज अ पर्सन, हम्म, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को बना रहे हैं, या आप जो है ना हार्डली कोटेशंस पढ़ पढ़ के फलाने की एक्सपीरियंसेस देख देख के, या तो मूवीज वगैरह से। मूवीज़ में देख देख कर, और मेनली मुझे लगता है मैंने तो इंस्टाग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, बहुत सारे लोगों के, और खैर करीब में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख देख के। तो मुश्किल तो होता है, यू नो, बिकॉज आई गॉट एंगेज्ड टू माई फियांसे 1.5 साल पहले, और हम जो है तकरीबन 1.25 साल बाद जो है वो शादी कर रहे हैं एंगेजमेंट के, और उससे पहले भी हमारा 6-8 महीने का था। तो नो क्वाइट अ जर्नी, 2 साल, 2 साल का एक रहा, लॉन्ग डिस्टेंस रहा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज बेस्ड इन दुबई एंड शी वॉज इन टर्की। ओके। तो शी वॉज स्टडिंग ओवर देयर, और हमारा ज़ाहिर बात है बिजनेस है दुबई के अंदर। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, यू नो, आपको पता है ये जब होना होता है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो कनेक्शंस बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वी गॉट टू नो ईच अदर, और फिर उसके बाद बातचीत होना, चीज़ें होना, और वो जो एक एलिमेंट है, यू नो, आई कम टू के मैनेज किस तरह किया, उसका सबसे बड़ा एलिमेंट मेरा ख्याल है कि आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप वाला जो फैक्टर है, बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग वो होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, देखिए मुझे ऐसा लगता है अली भाई कि प्यार, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, ठीक है ना, रिस्पेक्ट, ये चलिए रिस्पेक्ट को भी हम उस साइड पे ले जाएंगे, बट ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, छुप जाती हैं, फेड हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप है ना वो आपका स्टैंड आउट करता है हमेशा। और जब फ्रेंडशिप वाला मामला होगा तो माइंड यू कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ हंसते खेलते दिन होंगे, आपके पास ऐसे दिन भी होंगे जहाँ पर आप बहुत बुरी, आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी, आपकी फाइट्स भी होंगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तल्ख बातें भी कभी कभार बोल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपका फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट है, जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, आपको पता है स्कूल में भी तो होते ही हैं, और वो जब दोस्ती होती है तो बड़ा अच्छे से रहते हैं, जब लड़ाई भी होती है तो बड़ा तगड़ा लड़ते भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सेम तरतीब होती है कि जब फ्रेंडशिप होती है तो फिर आपको पता है अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट भी हो गया है, अगली सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। हाँ। हो सकता है आधे 1 घंटे में ठीक हो जाए। हाँ। या कोई बात उस लड़ाई में से ऐसी निकल के आ जाए जिसके ऊपर आप हंस देंगे, हाँ। यू नो, आप उसके ऊपर जोक कर देंगे और आप फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे। उस फ्रेंडशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बॉन्ड बनाया विद माई फियांसे, महम उनका नाम है, वंडरफुल लेडी, ऑब्वियसली, यू नो, वेरी मैच्योर एट द एज ऑफ 21। अगर मैं देखूं बहुत सारी लड़कियों को नहीं होता उतना मैच्योरिटी, यू नो, एवरी गर्ल इज़ इनटू हर ओन प्रिंसेस वर्ल्ड, बहुत सारा अगर हम देखें, लेकिन शी इज़ वेरी मैच्योर, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग, केयरिंग। एट दिस एज स्टडिंग इन टर्की एंड हाँ, लिविंग अलोन। शी इज़ अ डाइटिशियन नाउ, ग्रेजुएट इन्होंने बहुत रिसेंटली किया है, सो शी इज़ अ डाइटिशियन फ्रॉम टर्की। तो यू नो एट दिस वेरी यंग एज इतना सारा क्वालिटीज़ होना बहुत रेयर आपको मिलता है, कि सपोर्ट भी हो, इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यू नो, आप अगर एक प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं, सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं, आपका पीछे से इमोशनल सपोर्ट अगर है, बिकॉज देयर आर गोना बी डेज जहाँ पर आप लो फील करेंगे, जहाँ पर आपको ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ पर आपको दुनिया को फेस करना पसंद नहीं आएगा, लेकिन इमोशनल सपोर्ट अगर है, कोई आपको छोटा सा एक टेक्स्ट भी कर दे, एक छोटी सी बात भी कर दे कि यार डोंट वरी, आई एम हियर, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आप आ सकते हैं, जो भी भड़ास है निकाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, यू नो, और आप एक फन टाइम गुजार सकते हैं। अ पर्सन हु इज इमोशनली स्ट्रांग गोइंग टू बी अ परफेक्ट पार्टनर, डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको हर लिहाज से आपको बेसिकली अप एंड डाउन आते हैं। हाँ, दे नो ऐसे ही कि है, किस टाइम पर आपको किस तरीके से चेयर अप करना है। ऐसे ही है। तो यही होता है। तो जब हमने किया तो देखें, जिस तरह मैंने कहा ना कि यहाँ पर कोई सिखाता तो है नहीं कि रिलेशनशिप, अब जैसे हमने भी एंगेजमेंट किया तो हमारे जो है वो घर वालों ने ना, किसी के मतलब किसी के भी घर वालों ने हमें बैठ के नहीं सिखाया कि बेटा आपने मंगनी में कैसे चलाना है, बेटा कल से आपने ये बात करनी है, कल से ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, हाँ, ये बात नहीं करनी, या आपने अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें आइडिया था कि हम 1.5 साल बाद शादी करेंगे, तो हमें किसी ने भी बहरहाल ये नहीं बताया कि 1.5 साल तक आपने रहना कैसे, रोजाना क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी, बात करनी भी है, नहीं करनी है कि नहीं करनी, आपने अगर करनी है तो रिश्ता चलेगा कैसे, हाँ, कितने एफर्ट्स डालने, बिल्कुल, किसका ख्याल कैसे रखा जाना है, यू नो। जाहिर बात है हर बंदा अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी होता है, बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल ही अपने अपने मुंह से बैठे रहेंगे रिलेशनशिप में, तब भी नहीं चलना वो, बिल्कुल, खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको उसके दिन का नहीं पता, उनकी चीज़ों का नहीं पता, उनका ख्याल नहीं रख रहे, उनके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे। लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज्यादा मैटर करता है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। तो वो अल्लाह का शुक्र है, खैर ट्रस्ट शुरू से था, और वो ऐसा था शुरू से, एक सेंस यू नो हो जाता है कि यार उसके बाद
मतलब फ्रॉम द इनिशियल कॉल आई वुड से कि वो ऐसा था कि उसके बाद से कभी उस चीज़ पे क्वेश्चन करना बना ही नहीं ट्रस्ट वाले फैक्टर के ऊपर। सो इट वाज लाइक दिस। तो हमने फिर फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट जब बनाया तो वो ऑटोमेटिकली फिर हमने खुद ही उसको चलाया भी, खुद ही मैनेज भी किया। अप एंड डाउन बहुत सारे आते हैं रिलेशनशिप के अंदर भी, लेकिन सम हाउ वी मैनेज्ड कि हम यहाँ तक पहुँच गए, यू नो, एंड नाउ वी आर अबाउट टू गेट मैरिड। तो वो चीज़ ऐसी थी कि हमने म्यूचुअली ही किया, बिकॉज देयर वॉज नो बडी एक्सेप्ट अस फॉर ईच अदर, यू नो, क्योंकि किसी और को गर्ज नहीं होगा कि आपके आपस में क्या मामला है। शी इज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर एज वेल। Yes, periodically, I think I've seen her in some periodically seminars. she is participating, and आफ्टर द मैरिज एज वेल हमारा इरादा है कि हम साथ में काम करने वाले हैं और हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव उस मामले में भी। तो काफ़ी लोगों ने देखा भी है वीडियोस में और वैसे भी। तो वो वो भी एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि मुझे मिल गया है लकीली, कि शी इज़ इक्वली कॉन्फिडेंट, you know, in front of camera भी, and she's equally, you know, having that spark के लोगों से कैसे डील करना है, and when it comes to, you know, professionally कैसे बात करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, एंड मैंने उनको यही बताया कि जी हमने इस तरीके से करना है। when she has, then why not कि वो obviously आपके साथ मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी देखें अब जिस तरह से टाइम्स चेंज हो रहे हैं ना, खास तौर पे अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ठीक है, वो एलिमेंट अपनी जगह पर है, दैट यू नो एज अ गाय यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। बट मैं समझता हूँ कि जिस तरह से टाइम्स चेंज हो रहे हैं और खासतौर पे अगर आपने बाहर रहना है या आपको पता है कि आपकी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक से पहले दो हो जाए, you can't manage alone. हाँ, एक से पहले दो हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल। ऑल्दो के यू नो देयर इज नो डाउट कि आप अकेले भी मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बट अगर वो चीज़ आ जाती है तो आपको फ्रॉम इनसाइड यू फील वेरी फुल, वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एंड यू फील लाइक यू नो कि यार बड़ा मजबूत ये मामला हो गया कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है और आपको आई थिंक अपनी फील्ड के बारे में अपने उस पार्टनर से और ज़्यादा सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। और वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप लाइफ पार्टनर्स तो हैं ही, लेकिन अगर आप वर्क में भी या बिजनेस पार्टनर्स भी हैं या यू नो जिस तरह की प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो वो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो लेवल ऑफ इंटीमेसी बहुत बढ़ जाता है। तो वो चीज़ ज़ाहिरी बात है हर किसी को नहीं मिलता। इट्स अ ब्लेसिंग ऑब्वियसली कि वो अंडरस्टैंडिंग हमारी है। लाइक आई सेड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, वो हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली हैं। और ये चीज़ हमने ऑन द बेसिस ऑफ जो फाउंडेशन था वो फ्रेंडशिप ही था, जिसके ऊपर हमने चला लिया लॉन्ग डिस्टेंस, वरना बहुत मुश्किल था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली मैं उतना स्टेबल शायद नहीं हूँ जितनी वो है। आई एम fully into mostly girls are basically emotionally होती हैं because I am fully into my work life professionally। obviously हम जाहिर है अपनी फील्ड के चैम्पियन हैं और हम बाहर के बहुत सारे मामला को फेस कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यू नो द इमोशन के जहाँ पर आपको लोनलीनेस फील हो रही है, जहाँ पर आपको प्यार चाहिए, आपको जो है वो अटेंशन चाहिए या आपको केयर चाहिए, वो ज़ाहिर है लड़कियाँ वैसे भी जनरली थोड़ा ज़्यादा करती हैं। बट मैं समझता हूँ कि उनका ज़्यादा है, बिकॉज एट दिस एज अगेन यू नो एट द एज ऑफ 21 बहुत मुश्किल है आप किसी लड़की से एक्सपेक्ट करें आजकल के दौर में। जाहिर पहले तो होता ही था, बहुत मैच्योर होती थी ख़वातीन, लेकिन यह है कि वो चीज़ जो है ना उनके अंदर है बहुत ज़्यादा। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई वॉज एबल टू मैनेज, बिकॉज इन लॉन्ग डिस्टेंस आपका सबसे बड़ा मसला है लोनलीनेस, बिकॉज यू डोंट हैव योर पार्टनर। आप कहीं जा रहे हैं, फलाने को देख रहे हैं, आपके पास तो नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, कॉल खत्म। हाँ ठीक है ना। Now what? What to do actually? Exactly. You're planning a movie with one of your friends, but obviously the friend won't bring that energy जो आपका पार्टनर लेके आएगा। Exactly. और ये चीज़ थोड़ा और भी हो जाती है यू नो इस तरीके से कि जब आपको आपके पार्टनर के अंदर दोस्त अगर मिल जाए ना, तो फिर जो दूसरे दोस्त होते हैं ना वो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि यार आपको फिर वहीं से चाहिए होता है वो एनर्जी, और आप फिर जो है वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड वहीं करते हैं, आप ज़्यादातर बॉन्डिंग वहीं रखते हैं, और आपको फिर बाहर कहीं और दोस्ती तलाश करने की ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं। तो वो चीज़ हमारा था कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन के चले तो यहाँ तक पहुँचे, वरना बड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह, एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। माशाल्लाह आप दोनों बहुत बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, एंड आई एम गोइंग टू अटेंड योर वेडिंग एज वेल इंशाल्लाह। बस दुआओं की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी मैं बोलूँगा भाई अबू बकर के लिए काफ़ी सारी ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह करे सब चीज़ें साथ खैरियत के साथ हो। अच्छा, नाउ नेक्स्ट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं सोच के बैठा हुआ था कि ये मुझे अबू बकर से लाजमी पूछना है।
अब अगर वी हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट टुगेदर ना, हम्म, और अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो इनकी पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा अली भाई की पॉडकास्ट में जो है वो इमिग्रेशन पे बात होती है, मोस्टली जो है वो सुपीरियर के कोई ना कोई गेस्ट होते हैं। तो बिकॉज यार इट्स फॉर यू गाइस कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से नॉलेज लेके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मुझे खुद बाहर नहीं जाना, मैं यहीं मौजूद हूँ, आप लोगों के लिए बेसिकली पॉडकास्ट होती है। बट एक सवाल जो कि मैं करना चाहता था कि आदिल साहब हैं, माशाल्लाह आदिल साहब की एक अपनी जर्नी है, आदिल साहब का अपना एक एक्सपीरियंस है, बट व्हेन यू जॉइंड आपकी अपनी एक सक्सेस है, आपकी अपनी एक स्ट्रगल है, आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया वो एक अलग अपने आप में एक स्टोरी होगी। लेकिन कई सारे लोगों का, स्पेशली रिश्तेदारों का, ये कहना होता होगा कि आपको तो सब सजा हुआ प्लेट के अंदर दिया हाँ। गया, आपने तो क्या स्ट्रगल की और फलाना और ढिमकाना, इस टाइप की चीज़ें लाजमी सुनते होंगे आप। और इस टाइप की चीज़ों को आप जो है वो हो सकता है थोड़ा सा जुनैद भाई की लैंग्वेज है खल्ली वल्ली कर देते होंगे, हाँ। या थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ को, कभी कभी होता है ना बंदा कितना इग्नोर करेगा, कोई चीज़ जाके दिल पे लगती है कि यार यू डोंट नो माई स्ट्रगल, यू डोंट नो माई स्टोरी, कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है। बट सामने वाले को, कहते हैं ना, आपको हमेशा सामने वाले का काम आसान लगता है और अच्छा लगता है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ आप लाजमी सुनते होंगे कि यार आपको तो सुपीरियर का बना बनाया बिजनेस सब चीज़ें मिल गई, तो आपने ऐसा क्या मतलब कि किया कि आप अपनी एक सक्सेस और अपनी एक स्टोरी, अपनी स्ट्रगल, आप जो आपकी क्या स्ट्रगल है, सो मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ का और जवाब दें, तो उन लोगों को जवाब दें कैमरे में भी देख के, भले से वो रिश्तेदार हों, भले से आप नाम नहीं ले सकते उनका, बट वो करीबी लोग हो जो भी हों, उनको भी जवाब दें और हमें भी बताएं कि क्या ऐसी आपकी एक ऐसी डिफरेंट स्टोरी है जो कि आप शेयर करना चाहिए। बिकॉज मुझे पर्सनली तो पता है, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस के साथ भी शेयर करें कि हाउ डिड यू स्टार्ट, और जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सुपीरियर की क्या कंडीशन थी। हाँ, बड़ा कंट्रोवर्शियल है हाँ। जो वो आप सेगमेंट लेकर आ गए अली भाई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि ऐसी बातें कहीं ना कहीं कभी ना कभी उड़ती उड़ती आ क्योंकि यार जाती ये हैं। कैजुअल पॉडकास्ट है, ये हाँ। हमारा इमिग्रेशन का टिपिकल पॉडकास्ट नहीं है, सही है। कैजुअल पॉडकास्ट है। तो आ जाती हैं कभी कभार, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार आपको तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया, और आपको तो बनी बनाई फाउंडेशन मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई, और आप तो बस सुबह उठते हैं, कोट पहनते हैं, चले जाते हैं, आपने तो खाली बैठना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन वो जो नहीं नायक फिल्म थी, उसमें वो कहता है एक कि दिन यार का सीएम, एक दिन मेरी कुर्सी पे बैठ के देखो तो तुम्हें हाँ पता चलेगा। हाँ, तो वो वाला काम है कि भाई एक दिन कुर्सी पे बैठ के देखो तो आपको पता चलेगा बिजनेस कैसे चलाना है। आपको फिर पता चलेगा कि जी होल सोल आपको एक नए शहर में, नए मुल्क में जाकर ऑफिस कैसे चलाना है, बिल्कुल, आपको कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, आपको कैसे सेल्स करनी है, आपको अपने स्किल्स पे कैसे काम करना है, आपको कंपनी को यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आना है, आपको उसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन के ऊपर कैसे काम करना है, उसका सोशल मीडिया को कहाँ से कहाँ लेके आना है। देखिए अली भाई, इस चीज़ को अगर हम स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले आए ना, ऑब्वियसली इट्स अ थर्ड जनरेशन नाउ व्हेन आई जॉइंड सुपीरियर कंसल्टिंग आज से 7-8 साल पहले। तो सुपीरियर कंसल्टिंग उस टाइम पर कराची के अंदर बहरहाल कुछ लोग जानते थे, हमारा क्लाइंटेल था, माशाल्लाह सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था वो टाइम ऐसा था, मुझे आज भी याद है कि कंपनी के अकाउंट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त सुपीरियर पे क्राइसिस चल रहा था, ओके, अनफॉर्चुनेटली। और हमारा उस टाइम पे दुबई में भी ऑफिस था, लेकिन हमने उसको फिर शट डाउन किया बिकॉज कराची की टीम ने सारा मैस कर दिया था। अच्छा, और वो टीम बहुत ही फारिग टीम थी कहना चाहिए कि उसने पीछे सारा कबाड़ा किया, क्लाइंट्स को जवाब ना देना, कस्टमर सर्विस को होल्ड ना करना, कंपनी के लिए काम ना करना, दिस एंड दैट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गेटिंग देयर सैलरीज, शाम 7 बजे चले जाएंगे, उनको उससे ज़्यादा कोई गर्ज नहीं है, जिसका बेबी होता है उसी को टेक केयर करना पड़ता है। तो वो लेकिन पीछे बहुत मैस हुआ, तो 2018 में हम जो है ना वो फिर बंद करके सारा कुछ, और उस टाइम पे दुबई में जो है वो ऑफिस वाला प्रेजेंस नहीं था, सिर्फ हम जाके बैठे ही थे कि हमें कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत टफ था क्योंकि दुबई बहुत महंगा है चीज़ें हैं, तो हम गए ही थे, तो हमें वापस आना पड़ गया था फिर, क्योंकि यहाँ पर सारा काम ख़राब हो गया था। तो मुझे याद है कि जब मैंने उस वक्त ज्वाइन किया, बिकॉज मैं उस आप वक्त दुबई गए थे या हाँ, ऑफिस बेसिकली दुबई शिफ्ट हुआ था? नहीं, हम एज अ फैमिली गए थे वहाँ पर, अच्छा, टू सी एंड एक्सप्लोर ओके, तो हमने फिजिकल ऑफिस बनाया नहीं था उस वक्त तक, हम जो है वो फिर हमें वैसे ही वापस आना पड़ गया, क्योंकि ये सारा मैस हुआ पीछे। तो मैं उस टाइम पर जब दुबई में था तो मैं तो स्कूल में था, फिर हाई स्कूल कंप्लीट करके जैसे ही हाई स्कूल कंप्लीट होता हम पाकिस्तान आ गए, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई ये सारे मामलात हैं,
तो चीज़ें, तो वो एक टाइम था अली भाई कि सुपीरियर कंसल्टिंग के कंपनी अकाउंट के अंदर सिर्फ 3,000 रुपये थे मैक्स, ओहो। हार्डली। तो हमारे पास लोगों की सैलरीज भी नहीं थी उस टाइम पे, तो हमें कट डाउन करना पड़ा क्योंकि सारा मैस कर दिया लोगों ने, बिजनेस हो नहीं रहा, एक्सपेंसेस कट होते चले जा रहे हैं। तो कंपनी जब तक स्टैंड नहीं करेगी स्ट्रांगली तो आप कैसे काम करेंगे। तो ये वो टाइम था, और उस टाइम पर सुपीरियर कंसल्टिंग का बड़ा छोटा सा कराची में काशी सेंटर में ही एक रेंटेड ऑफिस था, ठीक है ना। आज हमारे 3 ऑफिस हैं काशी सेंटर के अंदर, और बड़े बड़े ऑफिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस टाइम पे बड़ा छोटा सा रेंटेड ऑफिस था हमारा। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम सुपीरियर कंसल्टिंग का सोशल मीडिया वॉज टोटली डेड। अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कराची सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको नहीं मिलता सुपीरियर कंसल्टिंग, बहुत सारे और मिल जाता है, इवन मेरे अंकल का भी आपको मिल जाता, क्योंकि सबने शुरू से काम किया, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं रही, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से शुरू हुई, चीज़ें हुई, क्योंकि आदिल साहब अकेले क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर सकते थे। ऑब्वियसली। तो जब मैंने स्टेप इन किया तो देखिए लेगेसी कैरी करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास प्रिविलेज था, नहीं प्रिविलेज नहीं था, प्रेशर था एक्चुअली, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं उस टाइम पर फैमिली बिजनेस में एंटर करके मैं भी उसका अगर कबाड़ा कर देता या मैं उसको अप होल्ड नहीं कर पाता, जितना अभी तक भी किया है, अल्लाह करे कि हम आगे भी कर पाएं, लेकिन जितना अभी तक भी अगर मैं इतना भी नहीं कर पाता तो फिर तो ये खानदान वाले या XYZ कोई भी है तो वो तो ठग से मुंह खुल जाता है, यार तुम तो ये भी नहीं कर पाया, हालांकि ये एक ऑफिस तो था ना। तो कहने का मकसद ये कि लेकिन उस वक्त ये मामला था कि आपका सोशल मीडिया भी डेड था, हमारी सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, क्लाइंट्स ऑब्वियसली जीरो होंगे, कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं। क्लाइंट्स जो थे वो रेफरेंसेस से इससे पता उससे पता कर करा के थोड़ा बहुत डिग आउट कर करके 20-25 कंसर्न को जो घूम के जो फिर आपके पास जो आकर के बंदा पहुंचता है, बहुत मिनिमल क्लाइंटेल था और बहुत कम वॉल्यूम था केसेस का, बहुत कम ऑब्वियसली रेवेन्यू भी, बिजनेस भी, सेल्स भी। आपको बता रहा हूँ 3,000 रुपये थे उस कंपनी के अकाउंट के अंदर। तो वो मैंने देखा अपनी आंखों से, और वो फेज़ था जिसके अंदर फिर हमने जो है ना काम किया मिल करके। तो मैंने सबसे पहले जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, यार देखें बात तो सब लोग कर देते हैं, एट दैट टाइम अगर मैं 7-8, आई एम 24 राइट नाउ, अगर मैं 7-8 साल पहले देखूं तो आई वाज लाइक 16-17। तो उस एज के अंदर मैं जाके देख रहा हूँ, खुद से एनालाइज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम मैंने निकाला, आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकाला कि यार मुझे सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा और मुझे मार्केटिंग को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने उसके पास साल भर पूरा लगा के काम किया, उसका कंपनी का SEO बेटर किया, और 2018 के अंदर मैं उसका SEO नंबर 1 पे लेके आया गूगल पे कि आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कराची सर्च करें तो सुपीरियर कंसल्टिंग का नाम आपको नजर आएगा, और फिर उनकी सक्सेस को हाईलाइट करना जो पीछे के केसेस थे, और फिर बेस बनाना, फिर आप उसके ऊपर इनोवेशन लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ तो लोगों को नहीं पता, ऑब्वियसली सी बात है। और आज अगर मैं बैठकर UK के ग्लोबल टैलेंट पे बात कर रहा हूँ, US के EB2 पे बात कर रहा हूँ, आई हैव स्टडीड मोर केस लॉज देन एनी कंसल्टेंट थ्राइस माई एज। मतलब आप किसी फलानी कंपनी में जाएंगे और आप एक साहब से मिलेंगे जिनकी उम्र शायद 40-50 साल की है, वो भी वही चीज़ बात कर रहे हैं, और मुझे शायद उनसे ज़्यादा नॉलेज है बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट सबके सामने है। तो वो चीज़ मैंने कहीं से भी बैठकर किसी ने मुझे सिखाई नहीं एक्चुअली, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। इवन आपने मुझे एक और पॉडकास्ट में बताया था कि आपने खुद ही सीखी हैं सब चीजें इंटरनल कंपनी में भी, क्योंकि उस टाइम पे तो कंपनी उस नहज पे ही नहीं थी कि हम कोई ट्रेनिंग्स बैठ के नहीं करते थे, ना हम कोई सर्टिफिकेशन, इस मुल्क में तो वैसे इमिग्रेशन इंडस्ट्री कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती कि ना कोई रेगुलेशन है ना कोई तालीम है चीज़ें। तो वो मैंने सारा खुद से आर्टिकल्स रीड आउट करना, पॉडकास्ट सुनना, लोगों के ब्लॉग्स लिखना, बनाना, पढ़ना, किताबें पढ़ना, चीज़ें करना खुद ही, घंटों घंटों ऑफिस में बैठ के, घर पे आके तो रातों में मैं देख रहा हूँ, अमेरिकन लॉयर्स को मैं सुन रहा हूँ, कैनेडियन कंसर्न्स को मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे करा के ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आज जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आई लर्न फ्रॉम माई ओन। बिकॉज वाले साहब हमारे जाहिर है उनका शुरू से एक ये था कि भाई जिसको जो काम पसंद है वो काम कर सकता है, वेरी ओपन माइंडेड, और वो कभी भी फोर्स he didn't push you to superior कि आपने आना ही आना है, उन्होंने कहा जो करना है करो, ठीक है ना। और जब मैं आ भी के ऑफिस में बैठने की तो उन्होंने कहा कि भाई कोई चीज़ वो नहीं है, क्योंकि हम चला रहे हैं बैठे हुए, मैं तो उस वक्त बच्चा था बिल्कुल ही, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जो समझ आता है आप वो करें। तो मैंने जो है वो फिर इस चीज़ को ग्रिप किया, और किसी ने बैठकर इंटरनल ट्रेनिंग्स नहीं दी, ना मुझे डायरेक्ट कभी उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट एज सच हम बैठ करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम पढ़ना करना है, सारा कुछ मैंने खुद से किया। तो वो चीज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से बनाई तो बनी ना। अगर आप वो नहीं बनाते या नहीं करते तो फिर तो जाहिर बात है, आज अगर 2 मुंह ये बात कर रहे हैं कि यार सब बना तो 6 मुंह होते कि यार ये तो फिर भी किसी काम का नहीं, बहुत सही। बिकॉज देखें डिफरेंस ये है कि प्रिविलेज
को प्रिविलेज की तरह लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना डिफरेंस है. एग्जैक्टली. और उसको होल्ड करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई इनिशियली जॉइंड यूनिवर्सिटी. ओके. DHA के अंदर. ओके. जब नए नए कॉलेज वहाँ से करके आए थे दुबई से, तो हम दाखिल हुए तो जाहिर बात है माशाल्लाह वहाँ तो आपको पता है आवाम बड़े बड़े जो है वो डालों में बैठ के आना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, उनका तो लाइफस्टाइल ही अलग. हमारा वो लाइफस्टाइल नहीं था भारत उस टाइम पे, बट समहाउ वी मैनेज टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. मेरिट्स अच्छे थे, चीज़ें अच्छी थी, तो हो गया था. तो मैं देख रहा हूँ कि यार पहला दिन था, प्रोफेसर साहब आते हैं, वो कहते हैं सब लोग खड़े हो जाएं, अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं. क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये भी अक्सर होता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आपको जजमेंट्स हो रही होती हैं. तो पहले दिन पता चल जाता है कि किसको कैसा ट्रीट हाँ, करना तो पहले दिन पता चल जाता है कि किसके अब्बा क्या कर रहे हैं. हाँ, किसको अब कैसा सारे ट्रीट लोग करना है. खड़े हो रहे हैं, एक एक लड़का खड़ा हो रहा है, एक तो सारे मुझसे बड़ी उम्र में, ठीक है ना, ऑल्दो के सेम पहले से पहले सेमेस्टर के सारे बड़ी उम्र के, और सारे खड़े हो रहे हैं एक एक करके. तो किसी की फलाना की मिल है, किसी का कोई फैक्ट्री है, किसी का कोई प्लांट है, सिलिकॉन वैली. एग्जैक्टली. तो किसी का जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है. तो मैं तो देख के हैरान कि यार ये तो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लेके चल रहे हैं, बैठे हुए. बट द सैड रियलिटी अली भाई, द हार्श रियलिटी इज के जैसे कहते हैं ना आम फहम में बाप का पैसा उड़ाना, वो तो कोई उनसे सीखे भाई, हमने तो उड़ाया नहीं आज तक. हम तो अब जाके जो 7-8 साल काम करके एडल्ट मनी जो बनाया, तो हम उससे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं और अच्छे परफ्यूम लगा रहे हैं. लेकिन वो लोग तो बैठ के उनको कोई फिक्र ही नहीं, उनको फिक्र ही नहीं है. वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जी ये है हमारे फादर का बिजनेस, आगे क्या करना है उनको ना कोई क्लैरिटी है. और वो जिस तरीके से अयाशी कर रहे हैं, और इवन नाउ आफ्टर 5-6 ईयर्स उस दौर के बाद भी अगर मैं देखूं, इवन नाउ अगर मैं किसी से पीछे मुड़ के बात करता हूँ, फलाना कोई मेरा जानने वाला निकला है, यूनिवर्सिटी में से कोई दोस्त निकला है, आई सी कि वो अभी जाकर तो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, अब जाकर मुश्किल से. और बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं और सिर्फ पैसा उड़ा रहे हैं अपने अब्बा का, और उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि पैसा है ही इतना ज़्यादा, लेकिन देखा जाए तो कोई हाल नहीं है एक्चुअली. बिल्कुल. और एट सम पॉइंट वो हिट कर जाएगा उनको. और ये तब इशू होता है जब वो पैसा कुछ टाइम के लिए जाता है. हाँ, अल्लाह ना करे अगर उनके फादर की किसी की है, मैं अपने व्यूवर्स को बोल रहा हूँ, वो लोग जो कि इस टाइप के लोग सुन रहे हैं, कि अगर इस टाइप का पैसा जब जाता है तब फिर आपको पता चलता है एकदम से. ऐसे ही तो यू कांट मैनेज योर फैमिली बिजनेस उस टाइम पे. डेफिनेटली. सो द थिंग इज के कहने का मकसद ये कि दोज गाइज वो एक तो ना मैनेज करने के काबिल हैं फैमिली बिजनेसेस, ना उसको आगे ले जाने के काबिल हैं, ना उनको इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ पैसा उड़ाने पे और ऐशी पे इंटरेस्ट है कि जब जाकर जिंदगी में संभलेंगे तो संभलेंगे. रोल्स इन तला अंजुम. तो हमने तो बहुत अर्ली एज से कर लिया. सो एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई क्विट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी. मैंने कहा भाई यहाँ तो ये मेरा जोन. आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया, ये मेरा जोन नहीं है. देन आई स्विच टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिकॉज आई वाज लाइक यार काम भी करना है, ठीक है ना, काम में सपोर्ट भी करना है, चीज़ें भी करना है. तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेते हैं, ऑनलाइन डिग्री हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, डिग्री रिकग्नाइज भी है दुनिया भर में, और आप साथ साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ में एंटर भी हो जाएंगे. सो अब एक बंदा जो आज जाके मुश्किल से प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहा है, मेरे साथ का, मेरी उम्र का सेम है, सारी कुछ है, लेकिन मुझ में और उसमें डिफरेंस ये है कि मैं तो 6 साल प्रोफेशनल लाइफ को ऑलरेडी देख चुका हूँ. आई हैव लर्न हाउ टू स्पेंड 10 to 7 इन ऑफिस. आपको कमर सीधी करके बैठना कैसे है 10 से 7 तक, ये बड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसको अगर पता ही ना हो उस चीज़ का. तो तभी आपको हम अक्सर सुनते हैं कि अक्सर जॉब वालों को जॉब मुश्किल लग रही होती है. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि यार जॉब ऐसी है तो जॉब वैसी है. तो मेरे भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको तो नहीं पता सामने वाला जो बिजनेस कर रहा है तो उसके क्या चैलेंजेस और टास्क हैं. मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं, अक्सर ये भी कहीं ना कहीं से होती है कि इनका तो बिजनेस है ना तो इनके लिए तो आसान होगा, एज अ होल अगर हम बात करें, या इनका तो बिजनेस है तो ये तो इनके पास तो जाहिर होंगे पैसे होंगे, या इनका तो बिजनेस है तो इनके लिए तो ये हर चीज़ आसान होगी. ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को अगर आकर मीट नहीं कर पा रहे तो फ़र्क ये भी तो आप देखें ना कि आप फॉर एग्जांपल 5,000 दिरहम की सैलरी लेके काम कर रहे हैं दुबई में, ठीक है, तो आपके तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हैं. आप ना ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयज़ मैनेज कर रहे हैं, ना ऑफिस का किराया निकाल रहे हैं, ना घर का किराया निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ना आप जो है ऑफिस के लाइसेंसिंग के पैसे निकाल रहे हैं. दुबई में तो हर चीज़ का लाइसेंस है, चीज़ें हैं, सालाना आपको लाइसेंस का भी पे करना है, आपको ऑफिस में बैठने की जो जगह है उसका रेंट भी पे करना है, जो स्टाफ रखा हुआ है उसका भी रेंट पे करना है, ठीक है ना. चले दुबई की नहीं, इन जनरल भी अगर पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस भी इन जनरल भी अगर, तो बिजनेसमैन बंदे के तो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं. अगर किसी बंदे की टॉप नॉच दुबई के अंदर 25,000 दिरहम भी सैलरी है, वो बड़ा अपने आप को अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है. तो कहने का मकसद ये कि 25,000 दिरहम तो हमारा एक एवरेज मंथली ऑफिस का एक्सपेंस है वहाँ पर.
25 के ऊपर 50 करूंगा तो मेरा फायदा होगा ना। हाँ बिल्कुल तो ये तो किसी को नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात की है यार। तो ये चीज देखना जरूरी है कि भाई अगर आप कह रहे हैं, और फिर उसके बावजूद मैं क्योंकि देखता हूँ उसको तो ही इज गेटिंग हिज सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ आप तो लगी बंदी लेके जा रहे हैं। 25,000 देयर आर गोना बी मंथ्स के जहां पर मैं जो है वो हो सकता है 20,000 दिरहम कमाऊं खाली, बिल्कुल 5,000 लॉस में जाएगा, फिर भी अपनी जेब से पूरा करना है। जेब से करना है। तो ये तो कोई जॉब वाला बंदा तो ना ये और कर रहा है महीने ना के समझेगा। स्टार्ट के अंदर, बिकॉज आई ऑल्सो डू बिजनेस, मुझे Exactly. पता है महीने के स्टार्ट में आपको नहीं पता होता ये महीना कैसे वो कैसे आता है ना, जाए। और उसको होता है कि वो ये हाँ। महीना कैसा गुजरेगा, नहीं ऐसे पता ही होता भाई कैसा आपको नहीं पता गुजरेगा। होता। तो एक हवाई रोजी ऑब्वियसली, बिल्कुल हवाई रोजी है। तो ये चीज़ फिर भी मैं उसके बावजूद मैं कितने लोगों को देखता हूँ दोस्त अहबाब में भी या एक्सटेंडेड जो सर्कल होता है आपका, कि आई सी मैनी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ, आई सी मैनी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट देयर जॉब्स। अच्छी जॉब भी है या अगर ठीक है मुनासिब भी है, तो भाई आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि यार उसके पास तो बिजनेस है मेरे पास नहीं है, तो यार आपके पास वो एक्सपेंसेस भी तो नहीं है, आपके पास वो जिम्मेदारी भी नहीं है। पूरा ऑफिस आप चला सकते हैं, टीम मैनेज करना, टीम लीड करना कोई आसान बात तो नहीं है। बिल्कुल 25 लोगों की टीम लेके चलना या उनको डायरेक्शंस देना, काम कैसे निकलवाना है कैसे नहीं निकलवाना, और खुद कितना पर्सनली आप पार्टिसिपेट होकर काम कर रहे हैं। और आपको ऑफिस की छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना है, डेकोरेशन का ख्याल भी रखना है, उसकी उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें आपने करनी। एग्जैक्टली। तो वो तो आप किसी और के ऑफिस में जाके तो नहीं आप कर रहे। बिल्कुल आप जा रहे हैं सुबह 9 बजे शाम 5 बजे जा रहे हैं, आपको एक सैलरी मिल रही है, एंड इवन देन यू आर क्राइंग। इसको अगर कंपेयर करें इस तरह से कि एक बंदा जो कि 9 to 5 या 10 to 7 व्हाटएवर जॉब कर रहा है, और एक बंदा सेम टाइम के ऊपर अपने बिजनेस को दे रहा है, 9 to 5 वाले को एटलीस्ट एक इस चीज़ का सुकून होगा कि इन द एंड ऑफ द मंथ मैं आई विल गेट पेड फॉर दिस ना, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं इतनी अपनी अमाउंट लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके घर चले जाऊँगा। पाकिस्तान की अगर बात करें, बिजनेसमैन को नहीं पता होता, वो उसका 9 to 5 होता ही नहीं है, ऐसे उसका आप 9 to 5 के बाद घर जाने का उसको कोई टाइम नहीं था। ही इज डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, he is putting the same amount of effort, in fact greater amount अली भाई। the thing is that if you are a professional, आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं दुबई में, कराची में, आप सुबह 9 बजे गए 5 बजे आ गए, आपने ऑफिस का फोन डंप कर दिया। अब आप आज़ाद हैं, अब आप अपने बीवी बच्चों के साथ हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, घूमे फिरें, कुछ भी करें, आपके ऊपर कुछ नहीं है। मैं रात के 2 बजे भी व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर क्लाइंट का मैसेज आ रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम हियर, ठीक है ना। तो ये आप और मैं कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और हम छुट्टी वाले दिन भी जो है वो काम कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार हर वक्त तुम लैपटॉप पे बैठे हो, तो काम करेंगे तो होगा ना। तो आपको फिर बिजनेस की प्राइस भी पे चलेगा तो नोट आएंगे भाई। डेफिनेटली इफ यू वांट द लग्जरी तो आपको काम तो हिसाब से करना, काम आपको करना पड़ेगा। आई हैव सीन पीपल दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एफर्ट, बट दे आर लाइक यार फलाने का तो बिजनेस है, फलाने का तो आसान है। बिकॉज़ आई थिंक दे आर वेरी कंफर्ट इन देयर जॉब। हाँ कि ठीक है मैं सुबह जाऊँ, जॉब करूँ, अपना स्पेसिफिक टाइम दूँ कंपनी को, वापस घर, और आप वाली बात कि उसके बाद देन मैं फ़ोन अपना रख दूँ उल्टा करके। ये भी अली भाई देखें, बहुत सारे लोगों के अब तो कल्चर ये आ गया, शार्क टैंक वगैरह देख के, स्टार्टअप देख के, और फलाने बिजनेसमैन को देख के कि यार उसका तो अच्छा चल रहा है, तो ये देख के भी बड़ी अर्ज हो रही है कि यार सबको कि हम भी बिजनेस करें, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी कर सकते, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, ताजर के सर पे ताज तो होता ही है। लेकिन द थिंग इज के आपको बिजनेस के अंदर, मैं ऐसा समझता हूँ 2025 के अंदर, और हम 26 में एंटर हो रहे हैं, जो टाइम चल रहा है, आपको अंधों की तरह काम नहीं करना है, आपको वर्क हार्ड से ज्यादा वर्क स्मार्ट करना। वर्क स्मार्ट, एग्जैक्टली। You don't need to be up 24/7 on the toes, on the edge every time, because you have so many tools right now. Exactly. But आप जब भी हैं, आप स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ऐसा ना हो कि आपने कमाया 1 महीने अच्छा तो आप अंधों की तरह उड़ाने लगे, आप बड़ी बड़ी चीजें खरीदने लगे बहुत ज्यादा, ठीक है आप करिए सारी चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका इम्पैक्ट अगले 2 महीने पे क्या आएगा। बिल्कुल। आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करें, अकॉर्डिंगली मैनेज करें, स्ट्रेटेजिकली चलें, स्टे इन योर बजट, स्टे इन योर बजट एंड एवरीथिंग, एंड उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सो दैट अल्टीमेटली आपको कहीं पे ये ना कहना पड़े कि यार ये तो बस मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो आप कुछ हद तक तो प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, जाहिर बात है कोई आजमाइश आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, किसी के ऊपर भी आ सकती है। कि ये जो लोग कहते हैं यार आपको तो हो गया दिस एंड दैट ये वो, तो आप भाई आप भी कर लेते फिर, या तो बिकॉज यू सी लेगेसी कैरी करना, देखें ऐसे अगर हो कि हर बंदे को उठ के अपनी ही दुकान करनी है, तो फिर तो आज जहाँ जे डॉट है जे डॉट को नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आज फलाना कोई बड़ा सा बर्गर का चेन चल रहा है तो उसको नहीं होना चाहिए था, बिकॉज क्या होता कि वो जे डॉट अपनी दुकान खोलता, ठीक है, उसके बाद वो साहब दुनिया में नहीं रहे,
तो वो तो दुकान पर बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपका यहाँ पर कल्चर ये है टांग खींचने वाला कि यार तुम सेम बिजनेस में क्यों हो, फैमिली बिजनेस में क्यों हो, तुम्हें तो मिला हुआ है। अगर फैमिली या कोई स्टेक होल्डर्स नहीं चलाएं उसको तो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो तो कभी भी। बिजनेस का मकसद क्या होता है कि मेरे बाद मेरी जनरेशन, मेरे आने वाली जनरेशन उस चीज को एग्जैक्टली, बट आई हैव सीन पीपल लिटरली अगेंस्ट दिस फॉर्मूला कि यार ये नहीं होना चाहिए। भाई आपका अपना भी बिजनेस, आप ठीक है आप अभी जॉब करें, आप कल को अपना बिजनेस खड़ा करेंगे तो आप चाहेंगे कि आप उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करें एट सर्टेन पॉइंट, कि आपका अपना ही कोई बंदा मैनेज करे रादर देन कि आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करें, फिर उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये चीजें नहीं हो दुनिया में, ये मैकेनिज्म ना हो, तो फिर तो ये ब्रांड्स जनरेशन वाइज जो स्टैंड करें तो स्टैंड ही नहीं करेंगे। हर दुकान को फिर खुलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। फिर सुपीरियर कंसल्टिंग को 2004 में खुलना चाहिए था, फिर XYZ मंथ में ईयर में बंद हो जाना चाहिए कि वो आगे चले ही ना। When आदिल साहब इज गोइंग टू रिटायर, वो बस बंद हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये चीज तो मतलब फिर उसका फायदा क्या हुआ? आपने इतना प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, जी जान लगाया, सारी चीजें इतना नाम बनाया सारी चीजें, उसके क्या तो वो अनफॉर्चुनेट हुआ था विद माय ग्रैंडफादर कि उनका बिजनेस था वो जब विद हिज डेथ तो वो वहां पर बंद हो गया। ये चीज है। और व्हेन इट कम्स टू कि भाई ये सारी चीजें, तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर बिजनेस को करने के काबिल हैं तो आप करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन ये जो लेग पुलिंग कल्चर है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इज़ द रीज़न वाई हमारे अवाम बड़ा पीछे है और वो अपने चीज़ों में अटके रहते हैं और इसी की वजह होती है। देखें, एक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। एंड व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इज़ के जो आप कह रहे हैं, जो आप बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो एनर्जी आप ला रहे हैं, वही आपके रिजल्ट्स बनाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो वही आपका वाइब्रेशन बनाएगा। अगर आप उठते बैठते कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ये हो गया, इसकी वजह से ये है और मैं ये नहीं कर सकता, मुझे फलाना मौका नहीं मिला, फलाना ने सपोर्ट नहीं किया। मैनिफेस्ट आपको ऐसे करना चाहिए। अगर आप ये करते चले जाएंगे तो आपके साथ चीज़ें वैसे 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 होती चली जाएंगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। I have seen a video recently, बस हम लोग आई एम सॉरी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको हैंड करेंगे। आप लोग बोलेंगे काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, बट आप लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बता दूं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने बोला अक्सर हमारे होते हैं ना पैसे सेव कर रहे होते हैं कि ये अमाउंट XYZ अमाउंट में सेव कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए? बुरे वक्त के लिए। ऐसे ही है, फॉर द रेनी डेज, बुरे वक्त के लिए। ऐसे ही है। उन्होंने बोला कि वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इतनी बार निकलता है बुरे वक्त के लिए कि वो पैसा आपके बुरे वक्त के अंदर ही इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है। बनिस्बत इसके व्हाट यू शुड डू कि आप इसको इस तरीके से कीजिए कि आप अगर कोई अमाउंट XYZ अमाउंट आप अगर सेव करें, आप उसको बोलें कि यार ये मैं टूर के लिए रखे हुए हैं, ये मैंने अच्छे दिनों के लिए रखे हुए हैं, यार इससे मैं अपनी फैमिली को फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहीं टूर पे लेके जाऊंगा, मैं उम्रे पे लेके जाऊंगा, मैं अपने घर में गाड़ी अपग्रेड करूंगा, ये फला चीज़ के लिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, यार मैं अमाउंट सेव कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए? बुरे वक्त के लिए। वो 99% कहते हैं कि वो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो बुरे वक्त के लिए, वो पैसा बुरे वक्त में ही लगता है। ऐसे ही है। कोई अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के चाहे वो किसी का लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके वो पैसा आपका बुरे वक्त में ही लगता है। तो मैनिफेस्ट आपको अच्छा करना चाहिए। ऐसे ही है, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। एंड आई फील लाइक ये जो टाइम चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आप राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने वालों में से नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी को रियलाइज, टेक्नोलॉजी से आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा नहीं उठाते। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर इसे कामयाब होना है, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, स्किल्स की बात करो, नंबर 1 इज़ AI technology, number 2 I feel like is marketing, and number 3 is sales actually। जिस बंदे को बेचना आता है वो कामयाब है। बिल्कुल है। किसी भी शोबे में जाएंगे आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको सेल्स नहीं करना आता, आपको मार्केटिंग का नहीं पता, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। या आप शाय हैं क्या, अरे मैं बोलूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बेच रहा हूँ फलाना। नहीं भाई, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप छुप करके काम कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा देखिए, एक तो हमारे ठीक है नज़र इज़ रियल, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कल्चर इसकी वजह से इतना भी वो हो गया है डिफ्यूज़ कि यार कुछ भी नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल छुप के रहना है और ये और वो। तो भाई आप जब तक सामने नहीं आएंगे कर सकते हैं लाइफ। आई पर्सनली आल्सो बिलीव कि पर्सनल लाइफ एक आपकी सेपरेट होनी चाहिए। बट थिंग इज कि देखिए, हम प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल में तो आप ये दौर ही ऐसा है, जब तक आप अगर कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप उसको मार्केट नहीं करेंगे कि यार मैंने इसको ये करवा के दिया, आपका वो वीजा आपके क्लाइंट का अप्रूव हुआ है। अब मैं उसको छुपा के बैठे हूँ कि यार मैं अगर ये वीजा दिखाऊंगा तो फलाना कंसल्टेंट या रिश्तेदार नजर लगा देगा, यार इसको बहुत वीजा आ रहे हैं या बहुत
पैसे छाप रहा है, तो कैसे चलेगा काम भाई? एग्जैक्टली। तो आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ब्रांड के ऊपर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने किया शुरू से, ज़ाहिर है आप जैसे प्रोफेशनल्स के साथ मिलके, और जब शुरू में तो खैर मैंने जब शुरू में किया था तो सारा होल सोल मैंने खुद लेके चला, तो मेरा था ब्रांड बिल्डिंग का ज़्यादा फोकस और रुझान, एंड दैट गेव अस रिजल्ट्स के आदिल साहब का ब्रांड पूरा हमने किया। आज हज़ारों में फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर, हमें 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, टेक्स टाइम, बहुत टाइम लेता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन आपको फ्रूट्स देता है। और अब जो है वो मेरे अपने भी जो है वो जो मेरा ग्लोबल वाला इंस्टाग्राम का पेज है, तो 70,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, तो टाइम लेती है एक्चुअली से, और स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपको पता है आपके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बढ़ाने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कि जिसकी वजह से जो अगला बंदा आ रहा है क्लाइंट, उसको क्या वैल्यू नजर आए, क्या नहीं नजर आए, बहुत सारी चीजें, तो ये चीज देखना जरूरी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें ये जो कल्चर है टॉक्सिसिटी की तरफ ज़्यादा है, कि यार फलाने के ऊपर ये बात कर दो, उसका तो पास ये है। आप अपने में फोकस करें भाई, आप अपनी चीज़ों को देखें। अगर आप कई चीज़ों में अटके हुए हैं तो आप देखें कि आप क्यों अटके हुए हैं, और आप उनको बेहतर, सब लोग अच्छा काम करें, सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अबू बकर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू अगेन, और बहुत कुछ आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी की हैं, काफ़ी पर्सनल बातें भी की हैं, पर्सनल इन डैट सेंस के कुछ हम जानना चाहते थे अबू बकर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, दुबई लाइफ स्टाइल के बारे में, कंपैरिजन किया हमने दुबई कराची का, कई सारी बातें कि हमने जो है अबू बकर से की। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अबू बकर, कोई लास्ट, कोई एक 1 लाइन मैसेज आप जो है वो हमारी यूथ को देना चाहें कि यूर 24, सेम जो 24 साल का बच्चा, लड़का लड़की आपको उस टाइम देख रहे हैं, वो क्या चीज़ उनको रैपिडली स्टार्ट करनी चाहिए लाइफ में? एक छोटा सा मैसेज अपना आई फील लाइक कि आपके पास एक कोई ऐसी स्किल होना ज़रूरी है जिसको आप पॉलिश करें, जिसको आप मास्टर करें, बी इट मार्केटिंग, बी इट सेल्स, बी इट कुछ भी आप कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, उस स्किल के ऊपर आप काम करें, फोकस के साथ करें। देखिए लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे मामलों की वजह से आती है, आपके रिलेशनशिप्स की वजह से भी आती है, आपके बिजनेस के मामलों की वजह से भी, XYZ कोई भी मामला है। ऐसा नहीं हो सकता कि अबू बकर आदिल जो है वो एक काम कर रहे हैं तो हर वक्त ही बस एक ही काम करे जा रहे हैं, उसी तरफ देखे जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन भी आती है, आप दूसरी चीज़ों में भी लग जाते हैं, उसकी वजह से आपका काम कभी ऊपर नीचे भी होता है, बट अल्टीमेटली ठीक है, आप खड़े होकर वापस जरूर आए उसके ऊपर, और आप जो है वो उसको प्रायोरिटी फिर भारत जरूर दें, क्योंकि वो चीज़ होगी तो आपके बाकी सारे मामला चलेंगे। सो इस जनरेशन का मसला ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, सोशल लाइफ, दोस्तियाँ, यारियाँ, घूमना फिरना, दिस एंड दैट, ठीक है सारी चीज़ें करें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने प्रोफेशनल उसको जो है ना, जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आपकी दुनिया में जो है वो थोड़ी सी जो है वो अल्लाह ताला सबको इज्जत दे, वो होती है, अदरवाइज नहीं होती। बिल्कुल, स्पेशली फॉर मेन, काम है तो नाम है, वरना नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आदमी अपने काम से पहचाना जाता है। थैंक यू सो मच अबू बकर, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा सा हमें एक कंटेंट दिया बेसिकली अबू बकर ने, और आप लोगों से दोबारा एक अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप लोग ये पॉडकास्ट का एक कैजुअल जो स्टाइल थोड़ा सा मैंने चेंज किया यार आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको चेंज करें। आप अपना फीडबैक दिएगा इस पॉडकास्ट के बारे में। नेक्स्ट मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कौन से ऐसे गेस्ट जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जिनके साथ ऐसे बैठ के मैं कैजुअल पॉडकास्ट जो है वो करूं और उनकी लाइफस्टाइल डिस्कस करूं, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूं, उनके काम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें निचोड़ के निकालूं जो कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेटिव एक डाटा आप लोगों के लिए क्रिएट हो सके, जो कि मेरी कोशिश होती है। बाकी दिस वाज द पॉडकास्ट विद अबू बकर, एंड आई एम अली कासिम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।